वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वायरॉइड्स, पिरियॉन्स एवं लाइकेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान दें, वायरॉइड्स या पिरियॉन्स के बारे में और आपको ध्यान रखना है लाइकेंस के बारे में। सबसे पहले वायरॉइड्स के बारे में ध्यान रखना है। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था टी.ओ. डाइनर। टी.ओ. डाइनर ने 1971 में वायरस से भी छोटे अन्य संक्रमणकारी जीवों की खोज की, संक्रमणकारी की खोज की, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वायरॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से टी.ओ. डाइनर ने 1971 में विषाणुओं से भी छोटे सूक्ष्म संक्रमणकारी की खोज की। ये संक्रमणकारी होते हैं, ये विषाणुकारक, या आप ध्यान दीजिए उपसंक्रमणकारी विषाणुकारक वायरॉइड्स कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, वायरॉइड्स की खोज किसके द्वारा की गई? टी.ओ. डाइनर द्वारा की गई। टी.ओ. डाइनर ने पोटैटो स्पिंडल डिजीज है, उस डिजीज से किसकी खोज की थी? वायरॉइड्स की खोज की थी। वायरॉइड्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो विषाणु होते हैं उनसे भी सूक्ष्म आकार के होते हैं, छोटे आकार के संक्रमणकारी होते हैं। और ये जो उप संक्रमणकारी होते हैं, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वायरॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो टी.ओ. डाइनर ने 1971 में विषाणुओं से भी सूक्ष्म संक्रमणकारी की खोज की, और ये उप संक्रमणकारी होते हैं, उन्हें विषाणुकारक वायरॉइड्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, वायरॉइड्स होते हैं जिनकी संरचना विषाणुओं के समान होती है, परंतु उनसे ये छोटे आकृति में दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? वायरॉइड्स कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। वायरॉइड्स में आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, वायरॉइड्स होते हैं, ये वायरॉइड्स प्रोटीन आवरण रहित होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? इनके बाहर की ओर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, प्रोटीन आवरण रहित होते हैं, प्रोटीन आवरण रहित होते हैं, परंतु इसमें जो आरएनए होता है वह निम्न अणुभार वाला आरएनए होता है। प्रोटीन आवरण रहित निम्न अणुभार वाले आरएनए के अणु होते हैं, निम्न अणुभार वाले आरएनए युक्त होते हैं। निम्न अणुभार वाले, कम अणुभार वाले छोटे आरएनए के अणुओं के खंड होते हैं, निम्न अणुभार वाले आरएनए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वायरॉइड्स कहते हैं। ये लाइन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वायरॉइड्स में क्या खास बात है? वायरॉइड्स में बाहर की ओर प्रोटीन का जो कैप्सिड का आवरण होता है वह नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, उनका अभाव होता है। इनमें निम्न अणुभार वाले आरएनए के अणु होते हैं, यानी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए के अणुओं के खंड होते हैं, जो कि संक्रमणकारी होते हैं, रोगकारी होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वायरॉइड्स कहते हैं। इस कारण से वायरॉइड्स को हम क्या कह सकते हैं? नग्न वायरस भी कहा जा सकता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? नग्न वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो वायरॉइड्स होगा, उसके बाहर की ओर आवरण उपस्थित नहीं होता प्रोटीन का, इस कारण से इसे हम किस नाम से जानते हैं? नग्न वायरस के नाम से भी जाना जाता है। या ये एक प्रकार का जीन है, यानी आप ध्यान दीजिए, तो एक आरएनए का खंड है, इस कारण से इसे हम पैथोजीन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से इसे नग्न वायरस भी कहा जा सकता है, या जो वायरॉइड्स होते हैं उन्हें हम पैथोजीन के नाम से भी जानते हैं, तथा वायरॉइड्स होते हैं उन्हें मेटा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें मेटा वायरस भी कहा जा सकता है, या पैथोजीन्स भी कहा जा सकता है, या इसे हम नग्न वायरस भी कह सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक डिजीज है जो कि एनसीईआरटी में दी हुई, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वायरॉइड्स के द्वारा
कौन सा रोग होता है? तो आप क्या ध्यान दीजिए, पोटैटो स्पिंडल, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग होता है। तो इस प्रकार से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग होता है, वह किसके द्वारा होता है? तो आप ध्यान दीजिए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस के द्वारा होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस होता है, उसके द्वारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग होता है। तो रोग का कारण होता है वो क्या होता है? वायरस के द्वारा पोटैटो में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग होता है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा कौन सा रोग होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसी रोग में अध्ययन करते हुए टीओडाइनर ने इसकी खोज की थी। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रोग है, उसके बारे में ध्यान दीजिए। वायरॉइड जनित रोग, वायरॉइड्स जनित कुछ अन्य रोग है, उस बारे में ध्यान दीजिए। तो उसमें आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला रोग आप ध्यान रख सकते हैं, टमाटर का गुच्छ शीर्ष रोग। टमाटर का गुच्छ शीर्ष रोग होता है, वह भी किसके द्वारा होता है? वायरॉइड्स के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से वायरॉइड्स के द्वारा टमाटर का गुच्छ शीर्ष रोग होता है। इसी प्रकार से क्राइसेंथीमम का स्टंट रोग होता है, वह भी इसके द्वारा होता है। तो क्राइसेंथीमम का स्टंट रोग होता है, वह भी इनके द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त टमाटर का जो है वह आपको ध्यान रखना है, एपिकल या शीर्ष भाग होगा, उसका स्टंट रोग होता है। टमाटर का एपिकल स्टंट रोग होता है, वह भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो टमाटर का एपिकल स्टंट रोग होगा, वह भी वायरस जनित होता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, साइट्रस का एक्सोकॉर्टिस रोग, टमाटर का एपिकल स्टंट रोग तथा साइट्रस का एक्सोकॉर्टिस रोग होता है। इस रोग का कारण भी क्या होता है? वायरॉइड्स होता है। तो इस प्रकार के आरएनए के खंड जो प्रोटीन के आवरण रहित होते हैं तथा संक्रामक होते हैं, रोग कारक होते हैं, इन उप संक्रामक विषाणु कारकों को हम क्या कहते हैं? वायरॉइड्स कहा जाता है। तो इसमें आपको केवल क्या ध्यान रखना है? निम्न अणुभार वाले आरएनए के अणु होते हैं, जिनमें भार के और प्रोटीन का आवरण का क्या होता है? अभाव होता है। इस प्रकार के संक्रमणकारी को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है? वायरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। और वायरॉइड्स के द्वारा जनित रोगों में ये रोग आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कौन सा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग होता है, वह पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस के द्वारा होता है। तो ये एक और आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में? वायरॉइड्स के बारे में। अब हम उसके बाद में अगला देखते हैं, प्रियॉन्स के बारे में। अगला ध्यान दीजिए, प्रियॉन्स, या जिसे हम प्रोंसक भी कह सकते हैं। तो ये तीसरा हम देखते हैं इसमें, और वह कौन सा आपको ध्यान रखना है? प्रियॉन्स या प्रियॉन, या जिसे हम किस नाम से भी लिखा जा सकता है? प्रोंसक भी कहा जा सकता है। प्रियॉन या प्रोंसक, इसके बारे में ध्यान दें तो आपको ध्यान रखना है, आधुनिक चिकित्सा में कुछ जो बीमारियां होती हैं वह न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होगी, वह असामान्य रूप से फोल्डेड प्रोटीन के द्वारा होती है। इस प्रकार के जो होंगे उसमें आप क्या ध्यान देंगे कि आधुनिक चिकित्सा में कुछ न्यूरोलॉजिकल यानी न्यूरो तंत्र से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से
असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन, यानी जो फोल्ड प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के द्वारा प्रेषित पाई गई, फोल्ड प्रोटीन से प्रेषित यानी इनके द्वारा होने वाली प्रेषित पाई गई, यानी आधुनिक चिकित्सा में कई जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं वे न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन से, विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है फोल्ड प्रोटीन से प्रेषित पाई गई, फोल्ड प्रोटीन से प्रेषित पाई गई ये बीमारियां होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मुख्यतः न्यूरोतंत्र से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित होती है। ये होती किसके कारण से? फोल्डेड प्रोटीन के द्वारा प्रेषित पाई गई। और ये जो फोल्डेड प्रोटीन होता है, यह प्रोटीन होगा, इनकी संरचना होती है वायरस के समान होती हैं, जिनकी संरचना वायरस के समान देखी गई, जिनकी संरचना किसके समान होती है? जिनकी संरचना वायरस के समान होती हैं, जिनकी संरचना किसके समान होती है? वायरस के समान होती हैं। इस प्रकार के वायरस के समान संरचना वाले प्रोटीन के खंड होंगे, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? प्रियॉन्स कहा जाता है। तो वायरस के समान होती है और इस प्रकार के वायरस के समान आकार के जो कारक होते हैं, इन कारकों को हम क्या कहते हैं? प्रियॉन्स कहते हैं। तो इन कारकों को प्रियॉन्स कहा गया। इन कारकों को किस नाम से जाना जाएगा? इन कारकों को प्रियॉन्स या प्रोसंक कहा गया। इन कारकों को क्या कहा गया? प्रियॉन्स कहा गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में? प्रियॉन्स के बारे में। ये कौन सी रोग उत्पन्न करते हैं? न्यूरोलॉजिकल रोग उत्पन्न करते हैं। और आपको ध्यान रखना, होते किसके अणु हैं? प्रोटीन के अणु होते हैं, अर्थात इसमें आरएनए या डीएनए जैसे आनुवंशिक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। केवल प्रोटीन के विशेष प्रकार के प्रोटीन उपस्थित जिन्हें प्रियॉन प्रोटीन्स कहते हैं। और ये प्रोटीन्स होता है वह संक्रामक होता है, इनकी संरचना वायरस के समान होती है। इस कारण से इन कारकों को हम किस नाम से जानते हैं? प्रियॉन्स के नाम से जानते हैं। तो प्रियॉन्स कहा गया, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रियॉन्स की सबसे पहले खोज की थी वह ब्रिटिश 3 वैज्ञानिकों द्वारा की गई। तो प्रियॉन्स की खोज 3 ब्रिटिश वैज्ञानिकों, 3 ब्रिटिश वैज्ञानिक, एक का नाम आपको ध्यान रखना एल्पर और दूसरा हैग, एवं तीसरे थे वो थे क्लार्क, इनके द्वारा की गई। तो इस प्रकार से क्लार्क, हैग और एल्पर ने 1966 में इसकी खोज की थी। तो इसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई? प्रियॉन्स की। तो आप एल्पर, हैग एवं क्लार्क द्वारा 1966 में इनकी खोज की गई थी, ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, प्रियॉन्स के विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय, प्रियॉन का विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो आप ध्यान दीजिए, प्रियॉन का विस्तृत अध्ययन क्या था? अध्ययन स्टैनले बी प्रूसिनर ने किया था। तो इस प्रकार से जो विस्तृत अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया? स्टैनले बी प्रूसिनर ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जाता है वह स्टैनले बी प्रूसिनर को जाता है। और स्टैनले बी प्रूसिनर को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। इस कार्य के लिए इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो प्रियॉन का विस्तृत अध्ययन किसने किया था? स्टैनले बी प्रूसिनर ने किया था, जबकि इसकी खोज किसने की थी? एल्पर, हैग एवं क्लार्क ने की थी। अब ध्यान दीजिए, होता क्या है? तो प्रियॉन्स होते हैं उसमें स्वयं का कोई भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। तो प्रियॉन्स में स्वयं के आनुवंशिक पदार्थ, स्वयं के आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए या आरएनए का क्या होता है? डीएनए या आरएनए का क्या होता है? अभाव होता है। इसमें डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता है। स्वयं का कोई भी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए नहीं होता है। इनमें केवल विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रियॉन्स प्रोटीन कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वयं का कोई आरएनए या डीएनए नहीं होता है। इसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रियॉन्स प्रोटीन कहते हैं। तो आप क्या ध्यान दीजिए, प्रियॉन में केवल एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिन्हें हम प्रियॉन प्रोटीन कहते हैं।
विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और विशेष प्रकार जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रियॉन प्रोटीन कहा जाता है, जिन्हें हम प्रियॉन प्रोटीन या इस प्रकार से PRP लिखा जाता है, प्रियॉन प्रोटीन कहते हैं। ये प्रियॉन प्रोटीन होता है वह संक्रमणकारी होता है, तो ये प्रियॉन प्रोटीन कहा जाता है। और ये प्रियॉन प्रोटीन किस प्रकार का होता है, संक्रमणकारी होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, प्रियॉन में केवल एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिन्हें हम प्रियॉन प्रोटीन्स कहते हैं। और ये प्रियॉन प्रोटीन्स होता है वह किस प्रकार का होता है, संक्रमणकारी होता है। अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रियॉन्स द्वारा प्राणियों में सामान्य रूप से कौन सा रोग होता है, तो प्राणियों में सामान्य रूप से होने वाला रोग है वह आपको ध्यान रखना है। सामान्य रूप से होने वाला रोग है वह आपको क्या ध्यान रखना है, तो सामान्य रूप से ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, न्यूरोलॉजिकल प्रभावित करता है। इस कारण से उनके द्वारा होने वाले रोग होते से हम बोवाइन स्पेंजियोफोरम एनसेफेलोपैथी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा रोग होता है, उसे हम किस नाम से जानेंगे, बोवाइन स्पेंजिफोरम बोवाइन स्पेंजिफोरम एनसेफेलोपैथी ये रोग होता है। एनसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पेंजियोफोरम एनसेफेलोपैथी ये रोग होता है मस्तिष्क से संबंधित, क्योंकि जो ये प्रियॉन्स होते हैं ये मस्तिष्क में उपस्थित एसिटाइल कोलिन होता है, उसके प्रति ये क्या होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उनके संबंधित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, मस्तिष्क उपस्थित एसिटाइल कोलिन से संबंधित होने के कारण से ये मस्तिष्क में बोवाइन स्पेंजिफोरम एनसेफेलोपैथी रोग उत्पन्न करते हैं, जिसे पशुओं में या मवेशियों में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें मवेशियों में सामान्यतः मैड काऊ रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये मैड काऊ रोग का रोग कारक है वो कौन होता है, तो आप क्या ध्यान दीजिए, प्रियॉन्स होता है। तो प्रियॉन्स द्वारा प्राणियों में सामान्य रूप से बोवाइन स्पेंजिफोरम एनसेफेलोपैथी नामक रोग होता है। यह रोग होगा वो मवेशियों में सामान्य रूप से मैड काऊ नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का रोग होता है, इसमें पशु होते हैं वे असामान्य व्यवहार दर्शाने लगते हैं, पशुओं में मानसिक स्थिति होती है वो बिगड़ जाती है, और इस प्रकार के पशुओं का मांस यदि मनुष्य उपयोग करता है, इस प्रकार के पशुओं का मांस है वो मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जाता है, तो इनके द्वारा मनुष्य में क्रूड्स जैकब रोग होता है। तो इस प्रकार से क्रूड्स फेल्ट जैकब रोग हो जाता है, मनुष्य में क्रूड्स फेल्ट जैकब रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से क्रूड्स फेल्ट जैकब रोग होता है, वह किसके कारण से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रियॉन्स द्वारा होता है। प्रियॉन्स द्वारा मनुष्य में क्रूड्सफेल्ड जैकब नामक रोग हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मस्तिष्क से संबंधित रोग होता है, जिसमें मस्तिष्क होता है उनकी क्रियाविधि प्रभावित होती है, और धीरे धीरे मनुष्य है वह उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, उसकी स्मरण शक्ति चली जाती है, और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को हम क्या कहते हैं, क्रूड्सफेल्ड जैकब रोग कहा जाता है। यह रोग होता है, यह भी किसके कारण से होता है, प्रियॉन्स के द्वारा। यदि आपको ध्यान रखना है, प्रियॉन्स रोग से पीड़ित मवेशियों का मांस का उपयोग मनुष्य कर लेता है, तो इस प्रकार के मनुष्य में भी रोग हो जाता है, उसे हम क्रूड्सफेल्ड जैकब रोग कहा जाता है। तो क्रूड्सफेल्ड जैकब रोग का रोग कारक है वो भी कौन होता है, प्रियॉन्स होता है। तो ये इस प्रकार से हमें प्रियॉन्स के बारे में ध्यान रखना है। एक बार वापस से देख लिया, आधुनिक चिकित्सा में कुछ न्यूरोलॉजिक बीमारियां होती हैं, वह सामान्य रूप से फोल्डेड प्रोटीन से प्रेषित पाई गई, जिनकी संरचना वायरस के समान होती है। इन कारकों को हम किस नाम से जानते हैं, प्रियॉन्स के नाम से। खोज एल्पर हैग एवं क्लार्क द्वारा की गई, और इसका विस्तृत अध्ययन स्टैनले बी प्रूसिनर द्वारा किया गया। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए का अभाव होता है, इनमें केवल एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रियॉन्स प्रोटीन कहते हैं। ये संक्रमणकारी होती हैं। इनके द्वारा प्राणियों में सामान्य रूप से बोवाइन स्पेंजिफोरम एनसेफेलोपैथी रोग होता है, और
यह रोग होता है, इसे मवेशियों में सामान्य रूप से मैड काऊ रोग के नाम से जाना जाता है। और मनुष्य में इस मांस का उपयोग करेंगे रोगजनक मांस का, तो इस प्रकार की परिस्थिति में कौन सा रोग हो जाता है, क्रूड्सफेल्ड जैकब नामक रोग हो जाता है। ये मस्तिष्क से संबंधित होता है, यह मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह मानव मस्तिष्क में जो एसिटाइल कोलिन होता है उससे संबंधित होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, प्रियॉन्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट अगला देखते हैं, और अगला तीसरा है वह कौन सा आपको ध्यान रखना है, चौथा, जिसे हम लाइकेन कहा जाता है। तो अगला हम लाइकेन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट लाइकेन। अब ध्यान दीजिए किसके बारे में, लाइकेन के बारे में। लाइकेंस किसे कहते हैं, लाइकेंस, तो आप ध्यान दीजिए, शैवालों एवं कवकों के सहजीवन को, शैवालों एवं कवकों के सहजीवन को, साथ जीवन को, सहजीवी रूप को, सहजीवन को हम क्या कहते हैं, सहजीवन को लाइकेन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है परिभाषा, लाइकेन किसे कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, शैवालों एवं कवकों के सहजीवन को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। इसमें जो शैवालों का घटक होगा, शैवाल घटक होगा, यानी लाइकेन में जो शैवालों का घटक होता है उसे हम किस नाम से जाना जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सेवलांस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से फाइकोबायोंट या सेवलांस के नाम से इसे जाना जाता है। इसी प्रकार से इनमें जो कवकों का घटक होगा, कवक घटक होता है, कवकों का जो भाग होगा उसे हम किस नाम से जाना जाता है, कवकांश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें शैवाल घटक को सेवलांस कहते हैं, जबकि कवकों के घटक को कवकांश या माइकोबायोंट कहा जाता है। तो इस प्रकार से माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट दोनों होते हैं। इसमें देखिए जो सेवलांस घटक होता है वो मुख्य रूप से साइनोफाइसी, या आपको ध्यान रखना, आगे मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, साइनोफाइसी या किसका घटक होता है, तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफाइसी होता है। तो ये इसमें साइनोफाइसी या क्लोरोफाइसी कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, सॉरी, उन शैवालों के घटक होते हैं। जबकि कवकों में मुख्य रूप से कौन से होते हैं, एस्कोमाइसिटीज के, या फिर आपको ध्यान रखना है बेसिडियोमाइसिटीज के घटक होते हैं, या एस्कोमाइसिटीज के या किसके होंगे, बेसिडियोमाइसिटीज के होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, एस्कोमाइसिटीज या किसका होगा, बेसिडियोमाइसिटीज के घटक होते हैं। तो इस प्रकार के सहजीवन को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। इसमें से सेवलांस घटक होता है, सेवलांस घटक होगा वह कवक घटक के लिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्मित करता है। सेवलांस घटक कवकों के लिए, कवक घटक के लिए, कवक के लिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन संश्लेषित करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन संश्लेषित करता है, भोजन का संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से भोजन का संश्लेषण वो किस भाग के द्वारा किया जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनके जो है वह सेवलांस घटक द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये सामान्यतः कैसा होता है, हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और जो कवकांश घटक होता है वह आश्रय प्रदान करता है। कवकांश घटक, कवकांश घटक या कवक घटक होगा वह शैवाल को आश्रय प्रदान करता है, शैवाल को आश्रय प्रदान करता है, आश्रय प्रदान करता है एवं आश्रय प्रदान करता है। साथ में आपको ध्यान रखना है एवं जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करता है, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करता है। जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण कौन सा भाग करता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करता है, वह कवकांश भाग करता है। इस कारण से दोनों का सहजीवी प्रकार का पोषण पाया जाता है, यानी पोषण के लिए और अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए एक दूसरे
प्रकार के सहजीवन को हम किस नाम से जानते हैं? लाइकेन के नाम से जाना जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में? लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन किससे कहा जाता है, किस प्रकार से होता है? अब इसका आर्थिक महत्व क्या है उस बारे में ध्यान रखना है हमको। आर्थिक महत्व क्या है लाइकेन का? आर्थिक महत्व, सबसे पहले ये SO2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। लाइकेन होते हैं वे SO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड होंगे, उनके प्रति अति संवेदनशील होते हैं। जहाँ पर SO2 की मात्रा बढ़ जाएगी वहाँ पर ये उपस्थित नहीं होगा, अति संवेदनशील होते हैं। अतः ये आपको जानना, वायु प्रदूषण होते हैं उनके अच्छे संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। अतः ये वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक के रूप में कार्य करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यानी वायु प्रदूषण होगा तो वहाँ पर ये लाइकेन उपस्थित नहीं होगा। जंगलों में जहाँ पर SO2 की मात्रा बढ़ जाती है, SO2 की मात्रा बढ़ने पर उस क्षेत्र से लाइकेन होती है वह गायब हो जाती है। और लाइकेन का गायब होना किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? वायु प्रदूषण अर्थात SO2 की अधिक मात्रा में उपस्थिति को दर्शाता है। इस कारण से इसे संकेतक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो पहला महत्व ये हमें ध्यान रखना है, SO2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक के रूप में ये कार्य करते हैं। कुछ लाइकेन से आर्चिल नामक रंग प्राप्त होता है। कुछ लाइकेन से हमें क्या प्राप्त होता है? आर्चिल नामक रंग प्राप्त होता है। आर्चिल रंग प्राप्त होगा, इसका उपयोग होता है वह ऊनी एवं रेशमी कपड़ों को रंगने में किया जाता है। ऊनी एवं रेशमी कपड़ों को, धागों को रंगने में किया जाता है। धागों को रंगने में किया जाता है, तो इस प्रकार से रंगने में किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, एक कुछ लाइकेन से आर्चिल नामक रंग प्राप्त होता है जिनका उपयोग ऊनी और रेशमी धागे को रंगने में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें दूसरा महत्व ध्यान रखना है। जो लाइकेन्स होते हैं उनसे एक लाइकेन का नाम आपको ध्यान रखना है रोसेला, उसे ओरेसिन नामक रंजक एवं लिटमस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से रोसेला से ओरेसिन नामक रंजक प्राप्त होता है। ओरेसिन प्राप्त होता है और ओरेसिन जो रंजक होता है इसे रंजक एवं लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से लिटमस एवं रंजक प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कुछ रोगों के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है जो रेबीज रोग होता है, रेबीज या जल संक्रांत रोग होता है, रेबीज या जल संक्रांत रोग होता है जो कि पागल कुत्ते के काटने से होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं। रेबीज या जल संक्रांत या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। इस रोग के उपचार के लिए प्लेटीजेरा कैनिना नामक लाइकेंस का उपयोग किया जाता है। प्लेटीजेरा कैनिना, तो इस प्रकार से प्लेटीजेरा कैनिना नामक जो है वह आपको ध्यान रखना है। प्लेटीजेरा कैनाइना नामक जो लाइकेंस है उसका उपयोग रेबीज या जल संक्रांत रोग के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार से और आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिर्गी रोग होता है उस मिर्गी रोग के उपचार में उपयोग में लिया जाता है, वह कौन सा लिया जाता है? तो उसमें आप ध्यान दीजिए पारमेलिया सक्सेटेलिस, जिसे हम कपाल लाइकेन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पारमेलिया सक्सेटेलिस होता है। इस पारमेलिया सक्सेटेलिस से मिर्गी रोग के उपचार में उपयोग में लिया जाता है, इसलिए इसे कपाल लाइकेन भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अगला हमें ध्यान रखना है कि इनके जो थैलाब होता है उस थैलाब से सुगंधित पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिनका उपयोग है वह आपको जानका धूप में हवन सामग्री में किया जाता है और धूप और हवन सामग्री में, साबुन में इत्यादि में उपयोग में लिया जाता है। तो इनके आपको जानका थैलाब से सुगंधित पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिनका उपयोग है वह हवन सामग्री, धूप और साबुन, अगरबत्ती इत्यादि में किया जाता है। जैसे उदाहरण इसका ध्यान रख सकते हैं पारमेलिया के थैलस से सुगंधित पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिनका उपयोग किस रूप में किया जाता है? सुगंधित पदार्थ प्राप्त करके हवन सामग्री में किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से इवर्निया, तो इस प्रकार से इवर्निया है वो भी इसी प्रकार का होता है। तो इवर्निया, पारमेलिया और आपको ध्यान रखना है रेमेलाइना
तो इरवेनिया, पारमेलिया और रेमेलाइना होता है। इससे हमें हवन सामग्री, साबुन बनाने के लिए, सुगंधित पदार्थ एवं धूप बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त लास्ट हमें ध्यान रखना है, सेल अनुक्रमण की प्रक्रिया में यह सहायक होता है। तो अनुक्रमण का मतलब हुआ किसी खाली स्थान पर नए पादपों की उत्पत्ति होना। ये सेल अनुक्रमण के रूप में पूर्वगामी वनस्पति या प्रारंभिक वनस्पति के रूप में उगती है, और प्रारंभिक वनस्पति रूप में उगने के बाद में धीरे धीरे इसमें जो लाइकेंस होगी उनके द्वारा रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करने से वो चट्टानें होगी। उन चट्टानों पर धीरे धीरे मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से अन्य वनस्पतियां धीरे धीरे उगना प्रारंभ हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम अनुक्रमण कहते हैं। और सेल अनुक्रमण की क्रिया होती है, उसको प्रारंभ करने के लिए पूर्वगामी वनस्पति के रूप में लाइकेन कार्य करती हैं। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण या सेल अनुक्रमण की क्रियाविधि होती है। सेल का मतलब चट्टानों पर अनुक्रमण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए पूर्वगामी वनस्पति के रूप में लाइकेन कार्य करती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। किसके बारे में? लाइकेंस के बारे में। किससे कहा जाता है लाइकेंस, और इसके आर्थिक महत्व क्या क्या है। अब उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ में आप ध्यान दें कि आपके जो चैप्टर है उसमें आप ध्यान दीजिए, जो यूनिट नंबर 5 है उस यूनिट नंबर 5 के अंदर जो चैप्टर है, 6 चैप्टर है, उन 6 के 6 7वां चैप्टर चल रहा है। उसमें जो 7वां चैप्टर है वो 7वां चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। उसमें जो सबसे पहला पाचन और अवशोषण का है वो मैंने आपको 12th क्लास में जब पढ़ाया वही सेम टू सेम है, इसलिए आपको 12th क्लास के भी वीडियो देखने। उसमें आपको पहले ध्यान रखना है पाचन और अवशोषण से संबंधित वीडियो है, वो सारे वीडियो आपको उसमें ध्यान रखना है, जिससे आपका वो भी चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जो है श्वसन और गैसों का परिवहन है उस बारे में ध्यान रखना। तो गैसों का परिवहन है उसमें मैंने नहीं पढ़ाया, बाकी श्वसन उसको अच्छे से पढ़ाया, तो इसलिए श्वसन को भी वहाँ अच्छे से आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद रक्त एवं परिसंचरण, वो भी आपको पूरा डिटेल से वहाँ पढ़ाया गया है, इसलिए वहाँ पर आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में उत्सर्जी पदार्थ और उनका अवशोषण, मूत्र निर्माण क्रियाविधि, वो सारे मैंने डिटेल से पढ़ाई है, तो वो भी वहाँ से आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, तो अगला चैप्टर वो आता है गति और चलन का, जो कि चल रहा है, इसलिए आप लगातार क्लासें देखते जाएं। 3 दिन क्लासें 11th के रूप में और 3 दिन क्लासें 12th के रूप में चल रही हैं, वो भी चलन और गति से है। वो चैप्टर भी आपके ही सिलेबस में भी है, इसलिए आपको वो भी चैप्टर आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि अगला चैप्टर है वह है तंत्रिका समन्वय के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र का चैप्टर है वो मैंने अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए वो भी वहाँ से आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगला चैप्टर है वो रासायनिक समन्वय से संबंधित है, वो भी चैप्टर मैंने वहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। तो इस प्रकार से जो लास्ट 5वीं यूनिट है उस 5वीं यूनिट के सभी जो चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। शायद 7 चैप्टर्स है, वो 7 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए वो 7 चैप्टर वहाँ से पढ़ लेना, 2 चैप्टर यहाँ पढ़ा दिए। तो इस प्रकार से आपके 9 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट जो 3rd चैप्टर है प्लांट किंगडम्स के बारे में वहाँ पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।